हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये सेशन 18 है। सेशन 18 का पार्ट 1 हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, टॉपिक है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये सिलेबस में यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अकाउंटिंग की अगर बात करें कि अकाउंटिंग होता क्या है, आप में से जो भी लोग कॉमर्स के हैं, जो भी लोग मैनेजमेंट के हैं, फाइनेंस बैकग्राउंड के हैं, आप लोगों की समझ अकाउंटिंग प्रोसेस टर्मिनोलॉजीज में मेरे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होगी। बट जो लोग साइंस के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, उन लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं होगा। तो ये वीडियो प्राइमरीली उन्हीं लोगों के लिए है। बट जो भी कॉमर्स और अकाउंटिंग वाले हैं वो लोग भी अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए वीडियो को देख सकते हैं। प्लस आप लोग मेरी इसमें हेल्प कर सकते हैं साइंस वाले बच्चों को कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट आता है तो दूर करने के लिए। अकाउंटिंग की अगर बात करें, अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स को रिकॉर्डिंग करते हैं, उनकी क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं या उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। ठीक है, जो भी किसी बिजनेस में या कहीं पर भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है, नॉट नेसेसरी बिजनेस हो, हम लोग घर की ट्रांजैक्शन भी अपने पर्सनल अकाउंटिंग के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो बट यूजुअली ये बिजनेस में ही यूज़ होता है और बिजनेस एक्टिविटीज़ की जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसे क्वान्टिफाई कर देता है। अकाउंटिंग को हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहते हैं क्योंकि ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स को बताता है यूजर्स के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? सिस्टमेटिक और परमानेंट रिकॉर्ड रखना होता है सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। प्रॉफिट और लॉस बताना होता है बिजनेस का ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, फिर फाइनेंशियल पोजीशन देखी जाती है बिजनेस की इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। रिलायबल इन्फॉर्मेशन दी जाती है मैनेजमेंट को उस बिजनेस से रिलेटेड, ताकि उसका फ्यूचर के लिए प्लानिंग हो सके, कंट्रोल किया जा सके, डिसीजन मेकिंग की जा सके। ठीक है, और एक्सटर्नल यूजर्स को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है। एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन होते हैं? जैसे इन्वेस्टर्स हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो गई। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल वेरी बेसिक ऑफ अकाउंटिंग है कि अकाउंटिंग क्या होता है और अकाउंटिंग किस लिए होता है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ यूजर्स होते हैं, जैसे इंटरनल यूजर्स होते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। ठीक है, इंटरनल यूजर्स में कौन होता है? मैनेजमेंट होता है या फिर एम्प्लॉयज़ होते हैं। मैनेजमेंट क्या करता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? प्लानिंग, बजटिंग, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन और डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। यूजर्स सॉरी जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं? एम्प्लॉय उसकी हेल्प से अपनी जॉब सिक्योरिटी, वेज नेगोशिएशन और बोनस डिसीजंस देखते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स की बात करें तो एक्सटर्नल यूजर्स कौन कौन से होते हैं? जैसे इन्वेस्टर्स होते हैं। ठीक है, वो देखेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट कितना है, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, ग्रोथ पोटेंशियल कितना है। फिर क्रेडिटर्स या लेंडर्स होते हैं, वो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देखकर डिसाइड करते हैं कि इसकी रीपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, लोन देना है या नहीं देना है। गवर्नमेंट उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेगी टैक्सेशन, रेगुलेशन और पॉलिसी फॉर्मेशन के लिए। कस्टमर उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करेंगे टू जज द स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, एनालिस्ट और जनरल पब्लिक जो भी होगी वो उस अकाउंटिंग डेटा को इकोनॉमिक और इंडस्ट्री एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकती है। ठीक है, ये हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स हैं अकाउंटिंग के लिए। अब एक चीज़ होती है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम अकाउंटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स और प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है? जो बिजनेस है ना उसे एक सेपरेट एंटिटी मान लेते हैं उसके मालिक से। ठीक है, तो बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। जो ओनर के ट्रांजेक्शन हैं और जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन है, दोनों को सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। और ओनर ने अगर अपने बिजनेस में कुछ पैसा लगाया है उसे बिजनेस की लायबिलिटी माना जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि ओनर के इन्वेस्टमेंट को बिजनेस की लायबिलिटी कहाँ माना जाता है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में क्या होता है? इसमें ये मान लिया जाता है कि बिजनेस जो होगा, ठीक है, जब तक का फोर्सेबल फ्यूचर है तब तक बिजनेस कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है, एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया जाता है रेदर देन लिक्विडेशन वैल्यू। जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी में 4 गाड़ियां हैं। आपने जब गाड़ियां खरीदी वो गाड़ी 10-10 लाख की थी, ठीक है, 4 साल पहले। बट क्या आज भी उनकी 10-10 लाख रुपए वैल्यू होगी? नहीं ना। आज आप अगर उन गाड़ियों को लिक्विडेट करते हो या फिर उन गाड़ियों को बेचते हो तो हो सकता है गाड़ी की वैल्यू किसी की 5 लाख रह गई हो, किसी की 4.5 लाख रह गई हो। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होता है? जो एसेट्स होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किए जाते हैं रेदर देन लिक्विडेशन वैल्यू। जो डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है एसेट्स का। ठीक है, इस चार्ज एसेट्स इस चार्ज बिकॉज एसेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड ओवर मल्टीपल ईयर्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर एक एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। एक्रूअल कॉन्सेप्ट्स में क्या होता है? जो रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है जब वो अर्न या इनकर होते हैं, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। ठीक है, मतलब अगर आपने कैश में कोई ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वो एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर काउंट नहीं किया जाता, सिर्फ रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस काउंट किए जाते हैं।
इससे क्या होता है, इससे होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू परफॉर्मेंस दिखाते हैं बिजनेस का ड्यूरिंग अ पीरियड। ठीक है, किसी पीरियड में बिजनेस का जो ट्रू परफॉर्मेंस है वो सामने आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट के थ्रू। फिर आता है अगला कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, सेम अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसी शुड बी यूज्ड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट का होता है। इससे क्या होता है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उन्हें आप आपस में कंपेयर कर सकते हो। ठीक, एनी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी प्रॉपरली डिस्क्लोज। अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंज है तो आपको वो डिस्क्लोज करना ही करना पड़ेगा। फिर प्रूडेंस या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप देखिए कई बार हम एक टर्म पढ़ते हैं फिस्कल प्रूडेंस, है ना, कि सोच समझ के पैसा खर्च करना। तो प्रूडेंस के अंदर क्या होता है कि एंटिसिपेटेड लॉस और एक्सपेंसेस जो होते हैं उन्हें जैसे ही हुए वो उन्हें तभी के तभी रिकॉर्ड कर लिया जाता है। एंटिसिपेटेड प्रॉफिट जो होगा उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा जब तक वो एक्चुअली में रियलाइज नहीं हो रहा है। मतलब अगर आपको लगता है कि नुकसान होने वाला है, खर्चे आने वाले हैं, उसे आप पहले ही अपने अकाउंटिंग के अंदर लिख लोगे। बट अगर प्रॉफिट आने वाला होता है आपको, तो जब तक एक्चुअली में प्रॉफिट नहीं आ जाएगा आप तब तक उसको नहीं रिकॉर्ड करोगे अपने पास। इससे क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड एसेट रुक जाता है। किसमें रुकता है ये, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में या फिर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में। फिर एक मैचिंग कॉन्सेप्ट आता है। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ये बोलता है कि एक्सपेंसेस जो होती हैं उन्हें रेवेन्यूज के साथ मैच होना चाहिए, बिकॉज दे हेल्प जनरेट इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड। इससे क्या होगा, इससे एक्यूरेट कैलकुलेशन निकल कर आएगी प्रॉफिट और लॉस की। फॉर एग्जाम्पल जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ठीक है, दैट शैल बी मैच विद द रेवेन्यू फ्रॉम दोज गुड्स। ठीक, इसको समझेंगे हम लोग आगे किस तरह से काम करता है। आगे चलते हैं। फिर एक आती है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो पूरे डबल एंट्री सिस्टम की फाउंडेशन है। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है हम इसी वीडियो में समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एसेट लायबिलिटीज एंड कैपिटल। और क्या होती है अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट जो होते हैं वो लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होता है। जो एसेट्स होंगे दे रिप्रेजेंट रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस एंड लायबिलिटीज रिप्रेजेंट ऑब्लिगेशन ओड टू द आउटसाइडर। मतलब जो बिजनेस रिसोर्सेज ओन करता है वो तो एसेट्स हो गए, और लायबिलिटीज वो है जो बिजनेस के बाहर किसी को भी पैसा देना है। जैसे कैपिटल रिप्रेजेंट्स द ओनर क्लेम ऑन द बिजनेस। ठीक है, तीसरी चीज है कि कैपिटल जो होती है वो ओनर का क्लेम बताता है बिजनेस के ऊपर। फिर एक चीज हमने ऊपर पढ़ी डबल एंट्री सिस्टम, ये हमने पढ़ा था ना यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम। तो वही है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसके दो एस्पेक्ट्स हैं, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, एक अकाउंट डेबिट किया जाता है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट किया जाता है फॉर द सेम अमाउंट। इसमें क्या होगा, दिस एंश्योर दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन रिमेन बैलेंस्ड। अगर कहीं पे डेबिट हो रहा है और सेम अकाउंट अमाउंट कहीं पे क्रेडिट किया जा रहा है तो उसी से अकाउंटिंग इक्वेशन जो है बैलेंस रहती है। जो टोटल ऑफ ऑल डेबिट्स है दैट शैल बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल क्रेडिट्स। ठीक, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। अगर हम टाइप्स ऑफ अकाउंट की बात करें, तीन तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। जिन पे जब भी इन अकाउंट्स की एंट्रीज होती है ना अकाउंटिंग की फॉर्म में, तो हमेशा ऐसा होता है कि जैसे एक हमारी लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड होती है हमारी डेबिट एंट्रीज बताएगी और राइट साइड होगी क्रेडिट एंट्रीज बताएगी। ठीक है, दोनों एंट्रीज एक साथ चलती हैं, इसे डबल अकाउंटिंग कहते हैं। अगर कोई वैल्यू डेबिट होगी तो उतनी ही वैल्यू क्रेडिट भी की जाएगी, कोई वैल्यू क्रेडिट की जाती है तो उतनी ही वैल्यू डेबिट भी की जाती है, एंड दोनों का नेट हमेशा जीरो निकल कर आता है। पर्सनल अकाउंट्स कौन से होते हैं, जो इंडिविजुअल के, फर्म्स के, कंपनीज के या अदर ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं, जैसे डेटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट या बैंक अकाउंट्स। रूल क्या होता है इसका, जो रिसीवर होगा उसे डेबिट करोगे, जो गिवर होता है उसे क्रेडिट करोगे। ये रूल्स याद कर लो। तीन तरह के अकाउंट, तीन रूल्स। पर्सनल के लिए रिसीवर को डेबिट करोगे, क्रेडिटर को, गिवर को क्रेडिट करोगे। रियल अकाउंट के केस में जो आ रहा है वो डेबिट होगा और जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। ठीक है, रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं, एसेट्स के, प्रॉपर्टीज के, जो बिजनेस ओन करते हैं, जैसे उनकी कैश कितना है, उनके पास मशीनरी कितनी है, बिल्डिंग कितना है, फंड, फर्नीचर कितना है, वो उनके रियल अकाउंट्स होते हैं। फिर हमारे पास नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस, लॉस, इनकम, गेन्स, ये सब एंट्री किया जाता है। जैसे सैलरी में कितना खर्चा हो रहा है, रेंट में कितना खर्चा दिया जा रहा है, इंटरेस्ट कितना रिसीव हो रहा है, कमीशन से इनकम कितनी हुई है। तो इसमें जो भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी एक्सपेंसेस या लॉसेस हैं वो डेबिट एंट्रीज में जाता है, और जो इनकम या प्रॉफिट हो रहा है, गेन्स हो रहा है, वो आपकी क्रेडिट एंट्री में जाता है। ठीक है, डेबिट एंट्रीज मतलब माइनस वाली होती है, क्रेडिट एंट्रीज मतलब प्लस वाली होती है, जो साइंस रहेंगे। बट ये रूल्स, तीनों रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दोनों एंट्रीज एक साथ पैरेलली चलती हैं हमेशा। ठीक है,
आगे चलते हैं। अब अकाउंटिंग साइकिल की अगर हम लोग बात करें, अकाउंटिंग साइकिल में क्या क्या होता है। आप सोचो सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या होगा, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाएगी, है ना। फिर उसके बाद उसको आप किसी जर्नल में रिकॉर्ड करोगे, फिर आप उसे लेजर में डालोगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओगे, फिर एरर्स कुछ होंगे उसको रेक्टिफाई करोगे और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। कुछ इस तरह का सा होता होगा, ठीक है। ये हमारी साइकिल है। क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और एनालिसिस करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, कौन सी ट्रांजैक्शन हुई, पैसा कहाँ गया, किसको दिया, कितना दिया, कब दिया। फिर उसको आप एक जर्नल में रिकॉर्ड कर लो, जैसे आपने अपने पास एक जगह एंट्री कर ली कि मैंने इतने रुपए किसी को दिए। फिर आप उसे लेजर में पोस्ट करोगे। लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है, अभी देखेंगे हम लोग आगे। फिर एक ट्रायल बैलेंस बनाओगे, ये भी हम लोग देखेंगे। एरर्स कुछ होंगे उन्हें रेक्टिफाई करोगे, क्यों करने होते हैं, ये फाइनल अकाउंट्स में करने होते हैं, अभी देखेंगे इसी वीडियो में आगे। और फिर आप फाइनल अकाउंट्स बना दोगे, ठीक है। अब इन स्टेप्स को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है। जर्नल और जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। जर्नल क्या होता है, एक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती है जहाँ पे ट्रांजैक्शंस होती हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ठीक है। आज आपने किसी को पैसा दिया, कल किसी को पैसा दिया, परसों किसी को पैसा दिया, नेक्स्ट डे किसी को पैसा दिया, फिर किसी को पैसा दिया। तो डे बाय डे, टाइम बाय टाइम एंट्रीज एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड हो रही है, उसे हम जर्नल कहते हैं। अकाउंटिंग साइकिल का फर्स्ट स्टेप होता है ये। जर्नल एंट्री क्या होता है, मतलब जर्नल तो आपको पता चल गया एक बुक होती है। जर्नल एंट्री क्या होती है, जो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करते हो यूजिंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स। रूल्स कौन से, जो हमने पीछे पढ़े थे। डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के साथ में जब आप रिकॉर्ड करते हो उसे आप जर्नल एंट्री करते हो, ठीक है। हर ट्रांजैक्शन एटलीस्ट दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है। फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। पर्टिकुलर्स में आपके अकाउंट डेबिट हो रहा है, किस अकाउंट में पैसा जा रहा है, समथिंग समथिंग इस तरह से उसकी नरेशन हो जाएगी। जैसे आप भी अपने यूपीआई स्टेटमेंट्स में देखोगे तो आपके पास आता है, ठीक, मतलब ये वाला पर्टिकुलर तो आता ही है। एग्जाम्पल, किसी ओनर ने 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा, तो जनरल एंट्री किस तरह से आएगी, कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख, कैपिटल अकाउंट में 2 हो गया 1 लाख, ठीक है। मतलब कैश आपका डेबिट से हुआ है और फिर जो भी आपका बिजनेस शुरू करने के लिए अकाउंट है वो कैपिटल अकाउंट हुआ, उसको हमने क्रेडिट कर दिया। कुछ इस तरह से जनरल की एंट्री होगी, ठीक है। फिर लेजर, लेजर क्या होता है, जिसमें सारे अकाउंट्स मेंटेन्ड होते हैं, ऐसी एक प्रिंसिपल बुक होती है, ठीक है। हर एसेट का, हर लाइबिलिटीज का, हर इनकम का, हर एक्सपेंस का एक अलग इसके अंदर अकाउंट होता है। जैसे सैलरी का लेजर है, तो सैलरी के अंदर हर एम्प्लॉय की सैलरी होगी और टोटल सैलरीज कितनी है, वो एक सैलरी का अकाउंट अलग होगा ना, सैलरी का लेजर होगा। फिर कोर्ट केसेस का खर्चा है या फिर स्टेशनरी का खर्चा है। तो ऐसे हर एसेट के लिए, हर लायबिलिटी के लिए, हर कैपिटल इनकम या एक्सपेंस के लिए एक सेपरेट अकाउंट होता है जिसे लेजर बोलते हैं, ठीक। लेजर का क्या क्या पर्पस होता है, जो जर्नल एंट्रीज हैं उन्हें इंडिविजुअल अकाउंट्स के अंदर डालना। जर्नल के अंदर तो आपके सारे खर्चे आ गए, उसमें सैलरी का भी खर्चा आ गया, कोर्ट केस का भी आ गया, स्टेशनरी का भी आ गया, रेंट का भी आ गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का भी आ गया। उन्हें इंडिविजुअल उनकी अकाउंटिंग हेड्स में डालना, अकाउंटिंग लेजर में डालना या अकाउंटिंग एक सेपरेट अकाउंट में डालना, वो हमारा लेजर का पर्पस होता है। और इससे हर अकाउंट का बैलेंस पता चलता है कि स्टेशनरी का कितना बैलेंस हो गया, सैलरीज का कितना बैलेंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कितना हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का कितना हो गया। फिर इसका प्रोसेस क्या होता है, जो डेबिट साइड होगी जर्नल एंट्री की उसे डेबिट साइड ऑफ लेजर अकाउंट में डालेंगे, जो क्रेडिट साइड होगी जर्नल एंट्री की उसे लेजर अकाउंट के क्रेडिट में डालेंगे। एग्जाम्पल, कैश अकाउंट को क्रेडिट करा, सॉरी कैश अकाउंट को डेबिट करा था और कैपिटल को क्रेडिट करा था, ये हमने जर्नल का एग्जाम्पल पढ़ा था। तो लेजर के अंदर भी कैश अकाउंट डेबिट इतना, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इतना, ठीक है। तो ये उसी के हिसाब से चलेगा, जर्नल के हिसाब से। फिर आता है ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या होता है, किसी भी स्पेसिफिक डेट का आपका ट्रायल बैलेंस लिया जाता है। जो लोग ऑडिट करते हैं, जो लोग इंस्पेक्शन करते हैं, वो लोग ये काम देखते हैं, ठीक है। वो लोग जाते हैं बैंक में, ऑर्गेनाइजेशंस में, किसी पर्टिकुलर डेट का उसका ट्रायल बैलेंस लिया जाता है। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या होता है, उस फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की, बैंक की, उस पर्टिकुलर डेट पर जो भी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज़ है, वो सब हमें पता चलता है और उसकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी भी देखी जाती है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे, कि डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम होने चाहिए। सिमिलरली एसेट और लाइबिलिटीज, इसका एक फॉर्मूला है, आगे वो हम पढ़ेंगे, बट अभी रफली तौर पे हम उसको सेम मानते हैं कि एसेट और लाइबिलिटीज भी सेम होती हैं, ठीक है। आगे, अब ट्रायल बैलेंस क्या है, स्टेटमेंट है दैट लिस्ट ऑल लेजर अकाउंट्स एंड देयर बैलेंसेस एट स्पेसिफिक डेट। इसका पर्पस क्या है, टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स, है ना। ये क्या करता है, ये टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट से इक्वल होने चाहिए, उसको वेरीफाई करने का इसका काम है।
कि हमारे टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट्स इक्वल है या नहीं है। ठीक है, ओके आगे देखते हैं इसके अंदर। टू सर्व एज अ बेस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कौन सी होती है आगे पढ़ेंगे, उन्हें बनाने के लिए बेस का काम भी करता है। फॉर्मेट क्या होता है ट्रायल बैलेंस का, ऐसे अकाउंट नेम आ गया, कैश, कैपिटल, परचेजेस, सेल्स, इस तरह से करके उसमें डेबिट एंट्री हो रही है, क्रेडिट एंट्री हो रही है, और लास्ट में टोटल बता दिया। अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है मतलब अर्थमेटिकली एक्यूरेट है, बट एक्चुअली में से सही है नहीं, ये हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, वो अब आगे समझते हैं कौन से एरर्स होते हैं। अब एरर्स हमारे पास तीन तरह के होते हैं, सॉरी चार तरह के। एक एरर्स ऑफ ओमिशन होगा, एरर्स ऑफ कमीशन होगा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल होगा, कंपनसेटिंग एरर्स होगा। चार तरह के एरर्स हुए, एरर्स ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। ओमिशन एरर का मतलब होता है कि कोई एंट्री है जो आपने कंप्लीटली या पार्शियली ओमिट कर दी। जैसे आपने मान लीजिए कुछ कैश में खरीदा है, वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करा है, ठीक है, एरर ऑफ ओमिशन होता है। एरर ऑफ कमीशन के अंदर क्या होता है कि आपने कुछ गलत एंट्री कर दी। फॉर एग्जाम्पल आपको 1000 रुपीज़ की एंट्री करनी थी, आपने गलती से 100 रुपये कर दी, तो आपकी एंट्री गलत हो गई, ये एरर ऑफ कमीशन होता है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है कि जो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, मतलब आपने कुछ खर्चा तो करा बट आपने उसको गलत तरह से रिकॉर्ड करा है। जैसे आपने मशीनरी परचेज करी है, परचेज ऑफ मशीनरी को आपने एक्सपेंस की तरह ट्रीट कर दिया। या फिर कंपनसेटिंग एरर्स है। कंपनसेटिंग एरर्स क्या होते हैं कि दो या दो से ज़्यादा एरर्स हुए और उन्होंने एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। ये चार तरह के एरर्स होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। अब इसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाए जाते हैं। फाइनल अकाउंट कब बनाए जाते हैं? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इंडिया में जब अकाउंटिंग पीरियड की बात करें तो एंड होता है 31/3, जो भी ईयर होता है उसमें। इसके अलावा जो कंपनीज को, बैंक्स को रिपोर्टिंग करनी होती है वो क्वार्टरली बेसिस पर भी करनी होती है। जैसे 30 जून को करनी होगी, 30 सितंबर को करनी होगी, 31/12 को करनी होगी, और इसके अलावा 31 मार्च की तो है ही है। ठीक है, अब फाइनल अकाउंट्स के अंदर हमें क्या पता चलता है? किसी भी बिजनेस की फाइनल पोजीशन और उसके प्रॉफिट लॉस की कंडीशन। इससे होता क्या है, अगर हमें किसी बिजनेस की कंडीशंस पता चल रही है, हमें क्यों जाननी है? क्योंकि जब कोई बैंक उसे लोन दे रहा है, उसे बिजनेस की कंडीशन पता होनी चाहिए, कंपनी फर्म की कंडीशन पता होनी चाहिए। जो स्टेक होल्डर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टर्स हैं, उन्हें पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट लॉस, एक होता है बैलेंस शीट। ठीक है, जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का काम होता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को डिटरमाइन करना। ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज होते हैं फ्रॉम गुड्स। जैसे मेन आइटम्स क्या क्या होंगे? ओपनिंग स्टॉक होगा, परचेजेज होंगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, सेल्स होंगे और क्लोजिंग स्टॉक होगा। क्या क्या? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसके अंदर सैलरीज हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के खर्चे हैं, कैरियज इन्वॉल्व है वो सब, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है? इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। इसमें हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स भी होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स कैसे? जो आप अपना बिजनेस रन करने के लिए, आप ऐसे समझो कि एक आपका बैंक है, ठीक है, बैंक में मैं यहाँ पे आपको इनकम बताता हूँ, यहाँ आपको एक्सपेंसेस बताता हूँ, क्योंकि हम लोग आरबीआई के लिए तैयारी कर रहे हैं, इसलिए हम बैंक लेकर चलेंगे यहाँ पर। ठीक है, बैंक की इनकम कहाँ से आएगी? बैंक की तीन या चार तरह की इनकम होती है जो डायरेक्ट इनकम है। पहली, जो लोन्स के थ्रू उसकी इनकम आई। दूसरी, जो इन्वेस्टमेंट पे उसकी इनकम आई। तीसरी, जो लॉकर का रेंट आया। चौथा, जो कोई क्रॉस सेलिंग का कमीशन आया। ये चार तरह की बैंक की इनकम हुई। बैंक के खर्चे क्या हुए? जो उसने सैलरीज दी, जो उसने क्या कहते हैं डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करा, जो उसने अपने प्रोमाइसिस का रेंट वगैरह दिया, जो उसने बिजली का बिल वगैरह दिया ना, कुछ इस तरह के खर्चे होंगे। अब डायरेक्ट इनकम क्या है? डायरेक्ट इनकम लोन्स वाली है, लोन और इन्वेस्टमेंट वाली। डायरेक्ट खर्चा क्या है? जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे करा। तो ये तो हो जाएगा हमारा, इसे हम ऑपरेटिंग भी कहते हैं। जो ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग खर्चा है, सॉरी, जो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट खर्चा है, इसका डिफरेंस हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लॉस होता है। बट जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाते हैं तो हमारे पास ये जो एडिशनल इनकम से एडिशनल खर्चे हैं, जो ऑपरेशंस रन करने के लिए खर्चा हो रहा है, जैसे स्टाफ की सैलरी जा रही है, कहीं पे ब्रांच किराए पर है उसके खर्चे जा रहे हैं, स्टेशनरी लेकर आए हैं उसका खर्चा जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, जब इन सब को भी मिला लिया और फिर हमें टैक्स भी पे करना है, जब इन सब चीज़ों को कर लिया जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम्स हैं, तब हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस पर पहुंचते हैं। ठीक है,
इसको रब कर देता हूँ। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट हमने लिया वो तो रहेगा ही रहेगा, वो तो उसका पार्ट होगा ही होगा। उसके अलावा सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंसेस, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये चीज़ें हमारा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है। और बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन की सारी एसेट्स या लायबिलिटीज होती हैं, ये उसकी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। एसेट्स में क्या होता है, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स, लोन्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल के ओनर, मतलब कैपिटल जो ओनर का इन्वेस्टमेंट है या उसका रिटेन प्रॉफिट होता है। ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, समरी देखें हम अकाउंटिंग साइकिल की क्या होती है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुई, ट्रांजैक्शन जनरल में रिकॉर्ड हुई, जनरल की एंट्रीज लेजर के अंदर गई, फिर धीरे धीरे हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, जो एरर्स थे उन्हें रेक्टिफाई करा, और फिर फाइनल अकाउंट्स को हमने प्रिपेयर कर दिया। ठीक है, ये हमारी हो गई समरी ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अब इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपके सारे फॉर्मल रिकॉर्ड्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन की या बिजनेस की एक पर्टिकुलर पीरियड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन को बताता है। ठीक है, जो हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो लोन देने वाले बैंक्स होते हैं, एनबीएफसीज होती हैं, किसी बिजनेस के लिए वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू समझ पाते हैं कि कंपनी या बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, रिसोर्सेज को कैसे यूज़ कर रहा है। उसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि उसे लोन देना है या नहीं देना। हम जैसे लोग डिसाइड करेंगे उसके शेयर्स खरीदने हैं नहीं खरीदने हैं, स्टॉक मार्केट पे पता चलेगा उसके शेयर्स के प्राइसेस अप जाने हैं या डाउन जाने हैं। ये सब कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के थ्रू पता चलता है। तीन मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट क्या होती है, बैलेंस शीट आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो कि फाइनेंशियल पोजीशन बताएगी, जैसे हमने पीछे भी समझा था, है ना। एसेट लायबिलिटीज बताती है, ओनर की इक्विटी बताती है बिजनेस की। एक चीज होती है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, लायबिलिटीज जो बिजनेस की है और इक्विटी जो ओनर कैपिटल लेकर आया है। आमतौर पे मोटे मोटे तौर पे हम लोग जब बात करते हैं तो ओनर की जो इक्विटी होती है वो लायबिलिटीज का ही पार्ट बनाई जाती है बैलेंस शीट के अंदर। इसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं। बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर क्या हुआ, आपके एसेट्स है। ठीक है, एसेट्स आपके दो तरह के हुए, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से, जो विद इन 1 ईयर या 1 ऑपरेटिंग साइकिल आपके कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो बिजनेस के लॉन्ग टर्म ऑपरेशंस के लिए होते हैं, इन्हें रीसेल नहीं करते। ठीक है, करंट एसेट्स के एग्जांपल जो कैश हाथ में है, डेटर्स का है जो अकाउंट रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं, लैंड और बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है, ये हमारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ओवर द टाइम डेप्रिशिएट होती है अपार्ट फ्रॉम लैंड, क्योंकि लैंड की वैल्यू ओवर द टाइम एप्रिशिएट होती है। ठीक है, डेप्रिशिएशन एज इन कि साल दर साल वैल्यू कम होती चली जाती है। जैसे आपकी गाड़ी है, आज 10 लाख की गाड़ी है, नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसके नेक्स्ट ईयर और कम हो जाएगी, बट जो ज़मीन है उसकी कॉस्ट हमेशा बढ़ती चली जाती है। ठीक, लायबिलिटीज हमारी दो तरह की होती हैं, करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। जैसे एसेट्स होते हैं वैसे लायबिलिटीज का पार्ट होता है, जो विद इन अ ईयर पे कर दी जाएगी वो करंट लायबिलिटी है, जो 1 साल के बाद पे करनी होती है वो नॉन करंट लायबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती हैं। एग्जाम्पल, करंट लायबिलिटीज के ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज के ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओनर्स इक्विटी क्या होती है, जो बिजनेस ओनर खुद से पैसा लेकर आ रहा है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, या फिर जो उसके प्रॉफिट्स ओवर द ईयर्स एक्यूमुलेट होते चले जा रहे हैं, और इसके अलावा जो रिजर्व एंड सरप्लस बनाता है। जैसे अगर बैंक्स के केस में बात करते हैं तो ओनर कैपिटल के अंदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स को आप देखो तो जो सरकार की कैपिटल है, सरकार ने कैपिटल दी हुई है, या जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो। रिटेन अर्निंग, बैंक हर साल कुछ प्रॉफिट लेकर आता है, उस प्रॉफिट का एक हिस्सा बैंक का बचता है, बैंक के सारे खर्चे निकालने के बाद भी। और रिजर्व एंड सरप्लस, जो बैंक का जब प्रॉफिट होता है ना, उसमें से कुछ कुछ पैसा अलग अलग तरह की रिजर्व्स में क्रिएट किया जाता है, जो कि ये माना जाता है कि बैंक पे अगर कभी मुसीबत पड़ेगी तो उन रिजर्व्स को यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ओनर्स इक्विटी कैपिटल का पार्ट होता है, बट बैलेंस शीट में इसको हम लायबिलिटी साइड में ही दिखाते हैं। जब भी बैलेंस शीट बनती है तो ये लायबिलिटीज़ की सबसे पहली चीज़ें होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अब एक चीज़ होती है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, वो फंड्स होते हैं जो डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए होते हैं। वर्किंग कैपिटल का सिंपल फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारी वर्किंग कैपिटल होती है। अगर करंट एसेट ज़्यादा है, लायबिलिटीज कम है, मतलब हमारी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है, वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट कर लेगा।
और अगर वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, नेगेटिव का जब लाइबिलिटीज ज़्यादा है, एसेट्स कम होंगे, मतलब हमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक। फिर आता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट के अंदर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आती है ओवर स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, जितने भी इनकम हमारे हुए हैं, जितने भी रेवेन्यूज अर्न किए हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हमारे हुए हैं, वो सब कुछ इसमें रिकॉर्ड करते हैं और लास्ट में प्रॉफिट लॉस निकल कर आता है। पर्पस इसका क्या होता है? वही बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी देखना, उसकी परफॉर्मेंस देखना, मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स को डिसीजन मेकिंग में असिस्ट करना। कंपोनेंट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। रेवेन्यू क्या होता है? जो भी बिजनेस एक्टिविटीज से इनकम जनरेट हो रही है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स से, सर्विस इनकम से, कमीशन से, इंटरेस्ट रिसीव्ड से। सीओजीएस क्या होता है? जो भी हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर गुड्स सेल कर रहे हैं, उसके लिए जो डायरेक्ट कॉस्ट पड़ रही है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो रही है। ये क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक्स प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स। जो शुरू में आपके पास स्टॉक था, उसके अलावा आपने जो सामान खरीदा उसका खर्चा, प्लस जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जैसे उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, फ्यूल का खर्चा हो गया उस सामान के लिए, उस स्टॉक के लिए, माइनस जो आपके पास स्टॉक बचा, ये आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? वेजेस हो गए, कैरेज इनवर्ड हो गए, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए। फिर ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकल कर आता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है जो कोर बिजनेस ऑपरेशन से आपका निकल कर आ रहा है बिफोर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। ये आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट होता है। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है और नेट प्रॉफिट आता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जो बिजनेस रन करने के लिए कॉस्ट जा रही है, जैसे हमने पीछे समझा था, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। ठीक है, जो नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और ये आपकी बिजनेस की कोर एफिशिएंसी बताता है, कोर ऑपरेशनल एफिशिएंसी। नेट प्रॉफिट क्या होता है? जैसे हमने पीछे समझा था, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस का डिफरेंस है। इसके अंदर आपके सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम मिला दी जाएंगी, मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स भी। ठीक है। फिर आती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपका इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश होता है और कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। ये बिजनेस की उस टाइम पे कैश पोजीशन के अंदर क्या चेंजेस है वो बताता है। ये बताता है कि कैसे कैश जनरेट हो रहा है, कैसे कैश यूज हो रहा है। इससे बिजनेस की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी पोजीशन का भी हमें पता चलता है। बिजनेस अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को मीट कर सकता है, नहीं कर सकता है, वो पता चलता है। और इसके हिसाब से हम लोग अपनी आगे की अलग अलग फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करते हैं। जैसे बैंकों के केस में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट करते हैं, जो हमने रिस्क के अंदर पढ़ा था। एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में कैश फ्लो का रूल मतलब यूज होता है। ठीक। अब कैश फ्लोज के अंदर क्या होता है? एक कैश फ्लो आता है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, एक आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का, एक आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का वो होता है जो मेन बिजनेस ऑपरेशंस का पार्ट होता है। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव कैश फ्लो है तो मतलब आपकी कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है, नेगेटिव है तो आपको दिक्कत हो रही है। जैसे सेल से आपका कैश रिसीव हो रहा है, या फिर कैश पेड फॉर परचेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का, जो आपने लॉन्ग टर्म एसेट्स या इन्वेस्टमेंट्स लिए हुए हैं, उसकी सेल परचेज से इससे पता चलता है। ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का, जो आपने कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस के अंदर चेंजेस करे हैं, उससे ये वाला कैश फ्लो पता चलता है। इससे पता चलता है कि कैसे बिजनेस फंड रेज करके रीपे कर रहा है। ठीक है, बाकी बेसिक थ्योरी है, आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। मेथड जो होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, क्या होता है? एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड में एक्चुअल कैश रिसीट्स और पेमेंट्स के बारे में बताया जाता है, और लिस्ट करता है कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट से शुरू करता है, और इसमें सारे नॉन कैश आइटम्स को भी एडजस्ट किया जाता है, जैसे डेप्रिसिएशन है या प्रोविजंस किए जा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को बताता है, और मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। तो कौन सा हुआ कॉमनली यूज मेथड? जो हमारा नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं, विच इज इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है। अगर हम तीनों स्टेटमेंट्स की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट पता चलता है। नेट प्रॉफिट को अगर इक्विटी में ऐड कर देंगे, है ना, नेट प्रॉफिट जो है वो इक्विटी के अंदर ऐड किया जाता है बैलेंस शीट में। आप देखिए वहाँ पे हमने रिटेन अर्निंग्स लिखा हुआ था एक जगह। फिर और कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है बैलेंस शीट के अंदर जो कैश का चेंज आ रहा है। तीनों ही स्टेटमेंट्स इंटर रिलेटेड है और हमेशा कंसिस्टेंट रहनी चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पार्ट वन ऑफ द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। जो भी आप लोगों के अकाउंटिंग साइड के बच्चे हैं, कॉमर्स या फाइनेंस के बच्चे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी कॉन्सेप्ट को आपको लगता है मैंने गलत बताया था यहाँ पे, या मुझे थोड़ा कुछ और एक्सप्लेन करने की नीड है,
अगर आप लोगों से पॉसिबल हो प्लीज़ आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर आप लोग मुझे बता दीजिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को और बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। बाकी जो बच्चे हैं, आप लोगों के जो भी डाउट्स हो, ये मेरे आरबीआई ग्रेड बी का चैनल है, ये आरबीआई ग्रेड बी का ग्रुप है, यहाँ पे आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं हम उसे डिस्कस करेंगे। फर्दर जब एमसीक्यूज करेंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक्स आपको ज़्यादा बेटर वे में क्लियर होंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।